प्यारे साथियों नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों हम लोग हिंदी साहित्य से लेके कल पहली क्लास देखी। उस पहली क्लास में हिंदी साहित्य के नामकरण कैसे पढ़े हुए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कैसे नामकरण दिया गया, डॉक्टर नरेंद्र के द्वारा क्या दिया गया, नगेंद्र सॉरी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बच्चन सिंह जी के द्वारा, ये सब कुछ नामकरण हमने देख लिया। आज उसी से रिलेटेड आगे फिर से टॉपिक बढ़ा रहे हैं। सेम वही इतिहास ही होगा और थोड़ा सा और भी बेसिक नॉलेज के साथ साथ उसका एडवांस भी क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी लोग बीपीएससी के लिए या यूपी टीजीटी के लिए तैयारी करें वो बिल्कुल एक तरह से प्रैक्टिस में ले सकते हैं सवालों को, और अपने जो भी अनुभव हो उसको शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमसे। तो जो भी आपके जो अभी अनुभव हैं वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप भैया बेहतर कंटेंट है कि और भी बेहतर कंटेंट किया जाए और भी डीपली किया जाए। तो चलिए ठीक है, आज हम पहली क्लास देखते हैं। ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जितना मैं क्वेश्चन करूंगा आज हमारा दूसरा दिन होगा हिंदी साहित्य पे लेकर के। और ये जो क्लास होगी बीपीएससी टीजीटी है ना, बीपीएससी 6 to 8 और टीजीटी के लेवल पर कहा जाए यूपी टीजीटी के लिए भी पूरी तरीके से महत्वपूर्ण होगी। तो आज का देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है, इस सवाल को देखेंगे और हमने जैसा कहा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे और कितना सही होता है। 20 क्वेश्चन लिए गए, इस 20 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर होता है उस स्कोर को जरूर साझा करें, है ना। इससे क्या होगा, आपके अनुभव को, है ना, आप अपने अनुभव को शेयर करेंगे तो हम भी जान पाएंगे। ठीक है, आज का पहला सवाल देखो दिया गया है कि मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे मानते हैं। कि जो मिस्र बंधु हैं हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे मानते हैं, क्या सरहप्पा को मानते हैं, है ना, सरहप्पा इन्हीं की रचना दोहा कोश है। गोरखनाथ क्या इनको मानते हैं, विद्यापति इनको मानते हैं, या फिर अमीर खुसरो जिसे तूती या हिंद या खड़ी बोली के जनक भी हम मानते हैं। तो आप बताएंगे मिस्र बंधुओं के द्वारा हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना जाता है, जवाब देंगे। तो बोलेंगे भैया यहाँ पे मिस्र बंधुओं के द्वारा हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए मेरे भाई, क्या हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है, तो गोरखनाथ है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन से हैं, तो बोलोगे हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ के बारे में कुछ बात लिखना चाहते हो तो गोरखनाथ जो है वो नाथ साहित्य के क्या है, बोल सकते हो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता इन्हें माना जाता है, लिख सकते हैं गोरखनाथ, यहाँ पे लिख सकते हो गोरखनाथ हिंदी साहित्य के, या सॉरी नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता इन्हीं को कहते हैं। और बताइए क्या कहते हैं, गोरखनाथ की रचनाओं का क्या नाम हो सकता है, तो बोलोगे गोरखनाथ की रचना का नाम है गोरखवाणी, है ना। देखो ध्यान से याद रखना, गोरखनाथ की रचना क्या हो सकती है या इनका ग्रंथ क्या है, तो बोलेंगे भैया गोरखनाथ का ग्रंथ का नाम है, क्या नाम हो जाएगा भैया, गोरखवाणी। लिखेंगे गोरखनाथ की रचना का क्या नाम है, गोरखवाणी। और इस गोरखवाणी के नाम पे कौन कौन बोलेंगे संपादित किए थे, गोरखनाथ वाणी के नाम से कौन संपादित किए थे, तो बोलेंगे भैया गोरखनाथ वाणी के नाम से कौन, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। इस बात को लिख सकते हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये चीज लिखेंगे गोरखनाथ। देखो गोरखनाथ ग्रंथ गोरखवाणी के नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा क्या किया गया था, संपादित किया गया था या संकलित किया गया था, बोल सकते हैं हम, है ना। हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो याद रखना हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को मानते हैं। हिंदी का इन्हें प्रथम कवि मानते हैं, हिंदी का इन्हें क्या मानते हैं, हिंदी का इन्हें प्रथम कवि मानते हैं हम, याद रखना मेरे भाई। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, बोलोगे हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। यहां तक बात क्लियर है ना। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं, मैथिल कोकिल, इन्हें क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल, है ना, इनको क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल। अमीर खुसरो को क्या नाम देते हैं, खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली के जनक, या इन्हें देखो तूती ए हिंदी भी बोला जाता है ना। इनकी भी मुकरियां,
इनकी रचना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे मानते हैं? तो बोलोगे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ है। गोरखनाथ क्या है? तो गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभ करता है। गोरखनाथ की ग्रंथ गोरख बानी को पीताम्बर दत्त बर्तवाल द्वारा क्या किया गया था? संपादित किया गया था। इसको क्या किया था भैया? संपादित किया गया था, है ना। किसने संपादित किया? बोलोगे पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने संपादित किया। अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं? खड़ी बोली के जनक बोलते हैं इन्हीं को। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं, और ये विद्यापति, है ना। आगे देखेंगे सरहप्पा क्या है? हिंदी हिंदी साहित्य सॉरी हिंदी का प्रथम कवि इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन का जवाब देंगे। कविता कौमुदी, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? क्या डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो जवाब देंगे कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? बोलेंगे श्याम सुंदर दास हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो जवाब निकाल के लाएंगे भैया। इसका जवाब देंगे कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। कैसे भैया? राम नरेश त्रिपाठी निराला ये क्या है? एक स्वच्छंदवादी कवि भी हैं, है ना। इनको लिख सकते हो। या कविता कौमुदी जो इसमें कितनी रचनाएं हैं? सर इसमें 5000 लोकगीतों का संग्रह है, याद रखना। कविता कौमुदी में इसमें 5000 5000 से भी अधिक से भी अधिक से भी अधिक क्या है? 5000 से भी अधिक कविता या लोकगीतों का संग्रह है। कविता कौमुदी में 5000 से भी अधिक लोकगीतों का लोकगीतों का लोकगीतों का संग्रह है। एक तो पॉइंट ये नोट करेंगे। इसमें लोकगीत क्या क्या हो सकते हैं? तो ध्यान देना, इसी में सोहर है, इसी में सोहर है, बिरहा है ना, विवाह गीत है। इसी में देखो क्या है? इसी में सोहर है, इसी लोकगीत में बिरहा है ना, इसी में बिरहा है, इसी में विवाह गीत है ना, इसी में विवाह गीत है, इसी में विदाई गीत भी है, याद रखेंगे। इसी में विदाई गीत भी है, ये भी याद रखेंगे। इसमें कौन से? विदाई गीत भी है। ये सब किसमें है? तो बोलोगे कविता कौमुदी में है। इसके रचनाकार या संग्रहकर्ता कौन है? तो बोलोगे राम नरेश त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, यहां तक कजरी भी लिख सकते हो। यहाँ बिरहा है, सोहर है, कजरी भी है, इसी में कजरी भी है, याद रखना भाई भाई। और कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये जो राम नरेश त्रिपाठी निराला जी हैं ये कैसे कवि? तो बोलोगे स्वच्छंदवादी कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? ये स्वच्छंदतावादी, इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं, कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। और एक चीज और याद रखना, राम नरेश त्रिपाठी निराला जी की एक काल्पनिक खंड काव्य लिखेंगे। इनका काल्पनिक खंड काव्य, है ना, क्या लिखेंगे? इनका काल्पनिक खंड काव्य कौन सा है? तो 3 लिखेंगे। इनका काल्पनिक खंड काव्य कौन कौन सा है? तो बोलेंगे इनका काल्पनिक खंड काव्य मिलन है। क्या है? मिलन है। और लिखेंगे पथिक है, पथिक है। और क्या हो जाएगा मेरे भाई? और ये स्वप्न है। 3 याद रखेंगे इनके ये खंड काव्य। तो बिल्कुल आप यहां तक बेहतर कर पाएंगे कि कविता कौमुदी किसकी है। तो बोलोगे कविता कौमुदी में 5000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। जो कविता कौमुदी है इसमें बिरहा है ना, बिरहा है, कजरी है, और इसी में कहा जाए तो कजरी है, बिरहा है, सोहर है, विवाह गीत है, विदाई गीत है। इसको कविता कौमुदी को किसने संग्रह किया? तो बोलोगे कविता कौमुदी को संग्रह करता राम नरेश त्रिपाठी निराला जी हैं। राम नरेश त्रिपाठी सॉरी निराला नहीं सर, राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो कैसे कवि हैं? बोलोगे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। और इनकी काल्पनिक खंड काव्य क्या है? बोलोगे इनके 3 काल्पनिक खंड काव्य हैं। कौन कौन से? एक मिलन है, एक पथिक है, एक स्वप्न है। यहां तक क्लियर हुई बात ना। श्याम सुंदर दास सबसे पढ़े लिखे कवि हैं, ये तो आपको पता ही है। श्याम सुंदर दास सबसे पढ़े लिखे कवि हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है? सॉरी ग्रियर्सन है, प्रियर्सन यहाँ पे लिखा गया है। क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, चंद्रधन शर्मा गुलेरी ने कहा है, कि रामचंद्र शुक्ल के जी के द्वारा कहा गया है, कि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है? क्या सवाल है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो बताइएगा जवाब इसका। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है?
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो बोलेंगे भैया अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? बोलेंगे पुरानी हिंदी कहने वाले व्यक्ति का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखेंगे, क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी एक कहानी भी है जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली। क्या है कहानी? उसने कहा था। इनकी कहानी है उसने कहा उसने कहा था। इनकी एक कहानी है जिसके कारण ये हुए, इसी से ये प्रसिद्ध हुए। या लिख सकते हो इसी कहानी के कारण। यहां पे आप लिख सकते हो इसी कहानी के कारण, इसी कहानी के कारण ये प्रसिद्ध हुए। ये प्रसिद्ध, इन्हीं कहानी के कारण ये प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए भैया? बोलोगे भैया ये कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जी प्रसिद्ध हुए। एक चीज और लिखना, इनका एक निबंध लिख लेना। इनका निबंध क्या है? कछुआ धर्म। इनका निबंध लिख लेंगे। इनका एक निबंध है। क्या निबंध हो जाएगा? बोलेंगे भैया निबंध कछुआ धर्म एवं, कछुआ धर्म। दिख रहा ना अच्छे से? ये देख लो एक बार, दिख रहा है कछुआ धर्म। और क्या हो जाएगा? बोलोगे मारे सी मोही कुठाओ। या लिखना मारे सी मोही कुठाओ, मारे सी मोही कुठाओ। ये लिख लेंगे। इनका क्या? इनका निबंध हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देख पाएंगे इनकी कहानी क्या है? उसने कहा था, जिसकी वजह से या इसी कहानी के कारण चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या हुए भैया? प्रसिद्ध हुए। इनकी एक निबंध है कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाओ। अब ध्यान से सुनना, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो बोलेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। यहां तक बात क्लियर है ना? आगे चलते हैं। याद रखना, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर चौथा होगा, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपना जो लेखन कार्य किया, जैसे गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं, लेकिन कौन से ऐसे इसमें से रचनाकार हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जो रचना की वो केवल गद्य में ही की? क्या रामविलास शर्मा है? नहीं भैया, रामविलास शर्मा गद्य और पद्य दोनों में किए हैं। अब बताओ, आप प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर नगेंद्र हैं? तो आप एक बार इसका जवाब देंगे क्या है सही? तो बोलेंगे भैया मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन भैया? मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिनकी केवल रचनाएं किसमें है? गद्य साहित्य में ही हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद अपना लेखन गद्य में ही सीमित रखे हैं। ये लिख लो, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद अपना गद्य लेखन, सॉरी अपना लेखन कार्य, अपना लेखन कार्य गद्य में ही, गद्य में ही सीमित रखे हैं, या गद्य में ही किए हैं। ऐसा लिख लो, गद्य में ही किए हैं। बकिया जो भी आपके पास दिख रहे हैं, कौन लोग? बोलो भैया रामविलास शर्मा है ना, रामविलास शर्मा। याद रखेंगे, एक तो नाम लिखेंगे रामविलास शर्मा और एक नाम लिखेंगे क्या है? रामचंद्र शुक्ल। एक नाम लिख लेंगे रामचंद्र शुक्ल, और एक नाम और आपको दिख रहा, वो क्या है? डॉक्टर नगेंद्र। ये जो तीनों लोग हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हुई हैं, ये गद्य और पद्य दोनों में हुई हैं। तो आप लिख पाएंगे रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल जी, इन तीनों लोगों की जो रचनाएं हुई हैं गद्य और पद्य दोनों में हुई हैं, जबकि मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है या जो लेखन कार्य इनका केवल किस में है? गद्य में है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी आपको? अगर भाई चीजें समझ में आ गई, अपने और भी बंधुओं तक शेयर करिएगा, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। और साथ साथ कहा गया रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कथन कहां से लिया गया? जैसे पुराना चावल खाने योग्य समझा जाता है अमीर लोगों के लिए, उसी तरह से जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, उस पुरानी परंपराओं से, देखो लिखा ना, पुरानी पड़ी हुई परंपरा गौरव की युक्त भाषा, है ना, जो भी उस टाइम की भाषा है वही पुस्तक रचने के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। ये कहां से लिया गया? बोलोगे भैया हिंदी साहित्य के इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास किसका इतिहास की रचना की गई है? बोलोगे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की
रचना है। और ये क्या आदि काल के किस प्रकरण से है? तो याद रखना, इस प्रकरण को याद रखना मेरे भाई, इस प्रकरण का नाम है प्रकरण नंबर 4। किस प्रकरण में है? तो बोलोगे प्रकरण नंबर 4। ये चारों प्रकरण एक सवाल लेंगे जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा चारों प्रकरण ही हम क्लियर कर लेंगे। तो अभी चौथा प्रकरण ध्यान से देखेंगे कि ये पुराने चावल की जब भी कहानी आए तो तुरंत समझ जाना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई और किस प्रकरण में है, तो प्रकरण नंबर 4 में है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? तो ये तो बिल्कुल सबको ही याद होगा कि भैया हिंदी के व्याकरण जो लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जेसुआ केटलर है। कौन है? जेसुआ केटलर। ये भी बहुत आसान सा सवाल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? बेहतर सवाल है, बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। क्या हेमचंद है? भैया हेमचंद, कंफ्यूजन बनती है, हेमचंद मार देंगे टिक। धीरेन्द्र वर्मा है? ये भी बेहतर सवाल हो सकता है। क्या किशोरीलाल वाजपेयी है कि कामता प्रसाद गुरु हैं? तो आप बताइएगा इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा। हिंदी शब्दानुशासन बताना। तो ध्यान से एक बात याद रखना, हिंदी शब्दानुशासन किसका है? तो बोलोगे मेरे भाई हिंदी शब्दानुशासन, यहां पे ध्यान से देख लेंगे। हिंदी व्याकरण किसका है? एक हिंदी व्याकरण किसने लिखा? जवाब देना। एक लिखा हिंदी व्याकरण, एक तो जेसुआ क्लिटलर ने सबसे पहले व्याकरण दिया। हिंदी व्याकरण किसका? बोलोगे कामता प्रसाद गुरु का है। हिंदी व्याकरण किसका मेरे भाई? कामता प्रसाद गुरु का है ना, कामता प्रसाद गुरु का। एक और लाइन लिखना, क्या लिखोगे? शब्दानुशासन, ये तो अभी दिया ही है। ब्रज भाषा का व्याकरण, धीरे याद रखना, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का व्याकरण, ये याद रखना, ब्रज भाषा का व्याकरण। ये ब्रज भाषा का व्याकरण किसका है? तो बोलेंगे भैया ब्रज भाषा का व्याकरण जो धीरेन्द्र वर्मा का है। अभी आप क्लियर कर पाएंगे, धीरेन्द्र वर्मा का है। एक और लिखना हेमचंद का। हेमचंद का क्या लिखेंगे? लिखेंगे भैया शब्दानुशासन। लिखना, क्या लिखा हुआ है? शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। ये शब्दानुशासन किसका है? तो मेरे भाई इसका जवाब देना, शब्दानुशासन मेरे भाई हेमचंद का है। शब्दानुशासन किसका? शब्दानुशासन हेमचंद का है। अब बचा आपके पास क्या भैया? हिंदी शब्दानुशासन, वो तो सवाल है। ध्यान से देखना, शब्दानुशासन और हिंदी शब्दानुशासन बहुत अंतर है। ये और लिखा गया हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन। और ये जो हिंदी शब्दानुशासन है, ये किसकी रचना है? तो बोलेंगे सर हिंदी शब्दानुशासन जो रचना है वो किसकी रचना है? किशोरीदास वाजपेयी की है। किसकी है? किशोरीदास वाजपेयी की है। याद रखना, किशोरीदास, किशोरीदास वाजपेयी की है। ये देखो बेहतर आपके लिए हो जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी की है। ये चारों ऑप्शन हमने देख लिया है ना, कि हेमचंद ने क्या कहा? तो हेमचंद ने केवल शब्दानुशासन की बात की है। तो हेमचंद यहां से गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने किस पे केवल बात की है? शब्दानुशासन की बात की है। किशोरीदास वाजपेयी ने क्या किया? हिंदी शब्दानुशासन की बात की है। जबकि धीरेन्द्र वर्मा की बात करेंगे तो धीरेन्द्र वर्मा भैया ब्रज भाषा में व्याकरण की बात की है ना। और साथ साथ कामता प्रसाद गुरु की बात करेंगे तो ये क्या है? हिंदी व्याकरण की बात की है। जबकि अगर हिंदी सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण किसने दिया? तो अभी हमने बताया जेसुआ केटलर ने दी। क्लियर है ना ये सवाल? आ जाओ सवाल नंबर अगला करते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है हिंदी कोविद रत्नमाला, बेहतर सवाल होगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन से हैं? जवाब देना मेरे भाई। तो बोलेंगे भैया इसका जवाब हो जाएगा हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार जो है या जो भी इसके लेखक हैं वो कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है और द्विवेदी युग के प्रतिनिधि के कवि ही नहीं बल्कि आलोचक भी हैं। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि भी है और उसी द्विवेदी युग के क्या है? आलोचक भी हैं। यहां तो लिख सकते हैं ये द्विवेदी युग के, ये द्विवेदी युग के, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं एवं आलोचक भी हैं। एवं सॉरी, यहां पे देखो ध्यान से, ये एवं यहां पे आलोचक कवि हैं, एवं आलोचक कवि हैं। और यहां पे आपके सवाल का जवाब क्या है? बोले भैया बी वाला ही सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, श्याम सुंदर दास की एक रूपक रहस्य है, क्या लिख सकते हो? या इनको कवियों का संग्रह, ये क्या है? हिंदी जो कोविद रत्नमाला है ये क्या है? हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है। क्या हो सकता है? ये कवियों का, कवियों का लिखेंगे, कवियों का संग्रह है।
कोविद रत्नमाला क्या है? तो बोलोगे भैया ये कवियों का संग्रह है। यहाँ इतनी बात याद रखेंगे। क्लियर ना? क्लियर? यहाँ पे हिंदी कोविद रत्नमाला क्या है? बोलोगे कवियों का एक संग्रह है। किसने लेखक इसके हैं? बोलोगे इसके लेखक श्याम सुंदर दास है। श्याम सुंदर दास को द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और आलोचक कवि भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। कल हमने बताया था स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? पादरी एडविन ग्रिप्स का है ना? क्या है? पादरी एडविन ग्रिप्स। तो ये बात याद रखना बिल्कुल, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिप्स। आगे देखेंगे सवाल, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ध्यान से देखना मेरे भाई, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा? क्या रामचंद्र शुक्ल के द्वारा? क्या श्याम सुंदर दास जी के द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा? बताइएगा इस सवाल का जवाब। हिंदी शब्द सागर, तो बोलेंगे ये हिंदी शब्द सागर किसका है? तो ये भी देखो, ध्यान से देखना, हिंदी शब्द सागर ये रचना किसकी हो जाएगी? बोलोगे भैया हिंदी शब्द सागर भी किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। याद रखना। अभी एक सवाल हमने देखा यहाँ पे, ये सवाल क्या था? ये तो आप बिल्कुल पादरी एडविन ग्रिप्स ही लगाएं। ये सवाल देखो क्या लिखा हुआ था कि हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? श्याम सुंदर दास की। इसके बाद देखो ये वाली जो रचना ना, ये देखो रचना कि हिंदी शब्द सागर, ये भी किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की ही है। हिंदी शब्द सागर ये भी किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की है। और ये कहां से प्रकाशित हुई? बोलोगे काशी, काशी है ना? काशी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई। कहां से हुई? काशी प्रचारणी सभा से। ये काशी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई। यहां तक क्लियर हुआ ना आपको? और भी इसकी इसी ग्रंथ की भूमिका जो है वो क्या रखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास इसी ग्रंथ के अनुसार, अर्थात हिंदी शब्द सागर के अनुसार, याद रखना, इसी ग्रंथ की भूमिका से, देखो इसी ग्रंथ की भूमिका को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, मतलब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अनुसार ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास की जो रचना की गई उसी के आधार पे की गई। तो आप इस बात को बिल्कुल नोट कर सकते हैं कि भैया कि इसी ग्रंथ की भूमिका पे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कब रचित किया गया या कब इसको बनाया गया? तो बोलोगे 1929 में। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ये बात बिल्कुल आप नोट करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इस बात को लिख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। क्लियर है ना यहां तक? चलो अगले सवाल पे और बढ़ते हैं। लिखा गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये जवाब देना मेरे भाई, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? बोलना इस सवाल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? क्या श्री ब्रज रत्नदास हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं? क्या डॉक्टर श्री कृष्ण लाल हैं? डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव हैं? बताना इसका। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो बोलेंगे भैया डॉक्टर गणपति चंद्र, क्या बोलेंगे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। इसका जवाब लिख लेंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है ना? पद्म पुन्नालाल बख्शी के भी है हिंदी साहित्य का विमर्श। एक चीज और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हिंदी साहित्य का विमर्श किसका है? तो पद्म पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का विमर्श, हिंदी साहित्य का विमर्श है ना? और इनका क्या था? वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त और हिंदी साहित्य का विमर्श पद्म पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये बात लिख लेंगे। अगर लिखना ब्रज माधुरी सार एक रचना है हो जाएगी, ब्रज माधुरी सार, ये लिखना है। ये भी एक, ये लिखेंगे ब्रज माधुरी सार। ये किसकी हो जाएगी? ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की है। ब्रज माधुरी सार ये किसकी है? वियोगी हरि की है, वियोगी हरि की। ये लिख लेंगे आप, ब्रज माधुरी सार ये किसकी है? वियोगी हरि की है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं।
अगली रचना देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 12 नंबर, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? ध्यान से देखो और बताओ जवाब। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? तो बोलेंगे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है, डॉक्टर सुमन राजे का है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, डॉक्टर ममता कालिया का। ममता कालिया का दुखम सुखम, एक लिख लेना इनकी रचना, दुखम सुखम, दुखम सुखम, एक रचना इनकी लिखना है ना। सुमन राजे ने क्या किया था? सुमन राजे अभी हमने बताया था, सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया था, है ना, किसको? आदिकाल का नाम। तो यहां इसका जवाब देंगे आप, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बताना क्या जवाब आएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो बोलेंगे हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है क्या, हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है वो इंद्रनाथ मदान है ना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका? इंद्रनाथ मदान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब देखिए, सवाल हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी बेहतर सवाल है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका मेरे भाई? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह जी का है, लिख लेना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका? बच्चन सिंह जी का है ना। आधुनिक हिंदी का साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी है? नामवर सिंह की, लिख लेना, इनका लिख लेना, नामवर सिंह जी का। क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की है। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, है ना, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। और लिखेंगे सुमन राजे का, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो हिंदी साहित्य का, सॉरी यहां पे गलती हुई क्या, यहां पे नहीं, इंद्र मदान नहीं रहेंगे, यहां पे लिखेंगे सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका? सुमन राजे का है, गलत हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास, सॉरी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये किसका है? तो बोलिए आधा इतिहास सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी है? नामवर सिंह की। अच्छा, बच्चन सिंह ने क्या कहा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कहा, है ना, क्लियर है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हो जाएगा, कब लिखा गया? 2003 में ये था, ये कब था? 2003 में, है ना। एक और बात नोट करना, हिंदी साहित्य का, या लिख लो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने, ये तो लिख लिया। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवृत्तियां, आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास अगर लिखना चाहें हम, लिख लो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास। ये किसका? ये भी बच्चन सिंह जी का है। ये किसका? ये भी बच्चन सिंह जी का है, बच्चन सिंह जी, ये भी बच्चन सिंह जी का है। और भी लिखना चाहते हो तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये किसका है? तो बोलेंगे भैया इसी मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये देखो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये क्या है? तो यही नाम आएगा जो अभी हम लिखे ना, ये क्या है? इंद्रनाथ मदान, ये इंद्रनाथ मदान का यही है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। किसका ये है? क्या? इंद्रनाथ मदान, ये गलती हुई वहां पे, इंद्रनाथ मदान, ये देखो क्लियर हो जाएगा ना ये यहां तक बात आपको। 13 नंबर क्वेश्चन ये भी क्लियर है, ये भी एक क्वेश्चन है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के कौन है? तो इंद्रनाथ मदान है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह जी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां ये भी किसकी है? नामवर सिंह की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ ये भी किसका? बच्चन सिंह जी का। क्लियर है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। आचार्य नामचंद शुक्ल ने द्वितीय उत्थान समय कब से कब तक माना था? क्या द्वितीय उत्थान समय 1900 से 1920 माने थे क्या? एक बार इसका जवाब देना आप, ये इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना क्या आंसर सही होगा। हम तो ये मान के रखे हैं, क्या ये आंसर सही है कि नहीं है, इसका जवाब जरूर देना, है ना। आप वीडियो देख लेते हैं और जवाब नहीं देते भाई, तो एक बार क्या करना, सपोर्ट करना, वीडियो देखना, क्या कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको तो बताना जरूरी होता ना, उसको बता सकते हैं आप, बताएंगे भी, मैं आशा कर सकता हूँ इस बात को लेकर, है ना। चलो आ जाओ, सवाल नंबर 15 देखेंगे। इसमें से काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? आप बताओ, एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से, कि काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में से नहीं है, तो बोलोगे भैया काशी जो नागरी प्रचारी सभा है ना, इसमें से कौन नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, ये तीनों लोग हैं,
ये तीनों लोग तो करवाए थे संस्थापना, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं करवाए थे, याद रखना। क्लियर है ना, यहां तक नहीं करवाए थे। अच्छा एक चीज यार यहाँ पे लिखवा दे क्या? चलो अच्छा लिख लो भाई, इस चीज को गलत मान के आगे लिखो फिर, ये तो गलत ही है, ये गलत ही था, आप जवाब भी नहीं देते, हमें पता था। लिखेंगे पहला उत्थान लिख लो, प्रथम उत्थान कब हुआ? प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान, इसमें लिखेंगे प्रथम उत्थान जो हुआ था संवत 1925 से लेकर के, संवत 1925 से लेकर के, संवत 1925 से लेकर के संवत 1950 विक्रमी तक। एक तो ये प्रथम उत्थान, अगर हम इसे ईस्वी में लिखना चाहें तो लिख लो 1868 से लेकर के 1893 तक। ये यहां पे ईस्वी में लिखना चाहें तो 1868 ईस्वी से लेकर के कहां तक है? 1893 ईस्वी तक। ये बात याद रखना, ये 1868 ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी तक। दूसरा उत्थान कब से कब तक हुआ तो बोलोगे द्वितीय उत्थान भी है संवत 1950 से लेकर 1975 तक, याद रखना। दूसरा उत्थान या द्वितीय उत्थान लिख सकते हैं आप। द्वितीय उत्थान कब से कब तक हुआ था? बोलोगे भैया संवत 1950 से लेकर के, संवत 1950 से कब तक है? 1975 तक, 1975 तक। अगर ईस्वी में बात करेंगे, अगर ईस्वी में बात करेंगे तो लिखेंगे 1893 से स्टार्ट होगा, कहां तक? 1918 तक। ध्यान से देखना 1893 से स्टार्ट होगा, है ना, 1893 से लिखेंगे, 1893 से 93 ईस्वी से लेकर के 1800 कितना, 1800 कितना भैया, सॉरी 1893 स्टार्ट करेंगे 1918 तक, 1918 ईस्वी तक। अब इसका जवाब आप समझ पाएंगे भैया ए नंबर, और आप जवाब देते ही नहीं, इस वजह से लिख लो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, एक और उत्थान हुआ था तीसरा उत्थान या तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान कब हुआ था? लेकिन अब कहां से खत्म हुआ था भैया तृतीय उत्थान? तो बोलोगे भैया 1975, तो 1975 से स्टार्ट करेंगे तृतीय उत्थान। तो बोलोगे क्या? संवत, संवत 1975 से, संवत 1975 से लेकर के कहां तक? तो बोलोगे सर 1975 से लेकर अब तक, 1975 से लेकर कब तक? अब तक। अगर ईस्वी की हम बात करेंगे तो बोलो ईस्वी का कहां से कहां तक जाएगा? बोलोगे ईस्वी की बात करेंगे तो 1918 से स्टार्ट करेंगे, और कब तक? तो बोलोगे अब तक। याद रखना 1918 से स्टार्ट करना, 1918 से कब तक? अब तक। ये तीनों उत्थान आपके पास क्लियर हो जाएंगे। अब आपका जवाब गलत नहीं होगा भैया, जवाब कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रथम उत्थान 1925 से 1950, ठीक है, 1950 से 1975, देखो 25 साल का वहां, 25 साल का यहाँ, और अगले देखो क्या 1975 के बाद अब तक क्या? तृतीय उत्थान है। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे प्रथम उत्थान ईस्वी में तो 1868 से लेकर 1893, और उसके बाद 1893 से लेकर 1918, और 1918 तक, 1918 से और अब तक क्या हो जाएगा? बोलोगे तृतीय उत्थान हो जाएगा। ये तीनों बात क्लियर हो जाएंगी ना? ये तीनों बात क्लियर है। चलो आ जाओ, अब देखो ये सवाल करने में मजा आएगा। क्या ये बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और डॉक्टर राम कुमार, सॉरी राम कुमार मिश्र, या सॉरी राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र, ये जो तीनों लोग हैं ये काशी प्रचारी सभा में संस्थापना में ये सम्मिलित हैं? और कौन लोग सम्मिलित नहीं है? बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सम्मिलित नहीं है। ये भी सवाल अच्छा था। ये सवाल का जवाब देना, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? बताना भैया, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो बोलोगे पुरानी हिंदी का जो नामकरण किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने की थी। ये भी बात नोट कर लो, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसने कहा था इनकी एक कहानी जिसके कारण इनको प्रसिद्ध हुए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध हुए। ये भी एक बात याद रखना, है ना। चलें आगे बढ़ चलें, याद रखना भैया। अगला लिखेंगे भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? इसका जवाब देना। क्या महेश दत्त शुक्ल का है, देवी दत्त शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है, कि श्याम बिहारी मिश्र का है? इसका जवाब देंगे भाषा काव्य संग्रह किसका है? भाषा काव्य संग्रह किसका हो जाएगा? बोलो भैया, है ना। भाषा काव्य संग्रह किसका? बोलो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, या फिर, है ना, या फिर देवी दत्त शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम बिहारी मिश्र का? आप इसका जवाब देंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा? बोलना, इसमें से कौन सा सही जवाब आपका होगा? बोलो मेरे भाई, कौन सा जवाब इसमें सही होगा आपका? ये सही लग रहा ना क्वेश्चन, कहीं से गड़बड़ तो नहीं है? ध्यान से देखो,
चलो इसको कुछ टाइम बात करते हैं। ये वाला सवाल देखो। अच्छा, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के अतीत, इसका जवाब देंगे आप। हिंदी साहित्य के अतीत, इसका जवाब देंगे हिंदी साहित्य के अतीत, है ना। हिंदी साहित्य के अतीत की कौन है? हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन हो जाएंगे? बताइएगा भाई। हाँ, हिंदी साहित्य के अतीत क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं? बताइएगा इस सवाल का जवाब। हिंदी साहित्य के अतीत, तो ध्यान से देखना, यहां भी विश्वनाथ प्रसाद है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और यहां पे विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो त्रिपाठी को गलत मार के क्या मानेंगे? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या है? तो बोलोगे यही क्या भैया, हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 19। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? जवाब देना, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या हो जाएगा? बोलना, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या हो जाएगा भैया? अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हिंदी खड़ी बोली के जनक बोलते हैं। इनकी मुकरियां पहेलियां, है ना, मुकरियां पहेलियां, दो सुखने, गजल, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये इनकी क्या हो जाएंगी? ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ये बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 20 वाला। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? इसका जवाब बहुत ही आसान है। तो आप बोलेंगे क्या मिश्र बंधु ने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, क्या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा? तो क्या जवाब हो जाएगा इसका? बताइएगा जवाब इसका आपने, है ना। इसका जवाब बताइए, क्या जवाब हो जाएगा? आपको पता है हिंदी साहित्य के प्रथम प्रथम काल को अर्थात आदि काल को, प्रथम काल को अर्थात आदि काल को किसने वीरकाल कहा? तो बोलोगे भैया वीरकाल कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? भैया वीरकाल कहने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एक सवाल थोड़ा सा डाउट लग रहा है, देखो ध्यान से। ये वाला सवाल 17 नंबर, इस सवाल का जवाब आप देंगे। ये आप होमवर्क लीजिए और इस सवाल का जवाब आप देंगे। क्या सही है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है ना। इसका जवाब आप बिल्कुल देंगे, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। ठीक है, बस आज इतना ही रखेंगे। और भैया ये जो क्लास आपको मिलेगी, बिल्कुल ये जो क्लास आपको मिलेगी मॉर्निंग एकदम 6 बजे, एकदम सुबह, है ना। सुबह का गुड मॉर्निंग में आपको ये क्लास मिल जाएगी हिंदी साहित्य की। कितने बजे? 6 बजे। और ये ग्रामर की भी पोर्शन चल रही है, उसका भी वीडियो चल रहा है ना। अभी हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस ले रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी प्रैक्टिस में लेंगे, क्योंकि लिटरेचर पढ़ने का वक्त नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा पढ़ें, और इससे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आप क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ठीक है, बस आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। और जो भी, है ना, जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप एक कॉपी पे राइट डाउन करते जाएंगे या नोट डाउन कर लेंगे। और नोट डाउन करने के बाद उसको एक बार, दो बार, तीन बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, तो चीजें याद हो जाएंगी। और रिलेट करके पढ़िएगा, है ना भाई। इस चीज को जब जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर याद होगा। ये चीजें याद नहीं हो पाती, बार बार भूल जाती हैं, और हमारा तब हम बार बार सोचते हैं कैसे याद होगा। ये मत याद रखना सबको याद होता भूल जाता है, याद होता भूल जाता। तो हम 3 बार 4 बार 5 बार इस चीज को जब पढ़ लेंगे, और जब सामने ऑप्शन आएगा तो वहां पे हम सही कर ले जाएंगे। तो ठीक है, बस आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी हिंदी साहित्य की, वो तीसरी क्लास, वो अगले दिन मिलेगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसके पीछे एक और वीडियो है, उसको पहले वीडियो नंबर 1 देखिएगा, वहां से क्लियर करिए, फिर दूसरा देखिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कल जो पूरी तरीके से टॉपिक होगी हिंदी के आदिकाल पे रखेंगे, उस पर 1 से 2 वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसके बाद तब रीति काल उठाएंगे, फिर भक्ति काल उठाएंगे, है ना। फिर ऐसे आधुनिक में गद्य कविता में चलेंगे या गद्य काल में आएंगे। इस तरीके से आप पूरी एक एक करके 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।